का स्वदेश हेल्थ में मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ठंड के मौसम में एक ऐसा मौसम है जिसमें हम कई तरह की बीमारियों का सामना करते हैं। ऐसे मौसम में अपने स्वास्थ्य को किस तरह से हम स्वस्थ रखें, हमें विशेष सावधानी की जरूरत होती है। कई नई बीमारियां शरीर में घर कर लेती हैं। ऐसे मौसम में कहीं ना कहीं स्किन भी हमारी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है और उसका रूखापन होना, खुरदरा होना, कहीं ना कहीं ये भी एक समस्या का एक कारण बन जाता है। आज हम स्किन से जुड़ी एक नई बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है केराटोसिस पिलारिस। ये एक स्किन कंडीशन है जिसमें त्वचा के ऊपर खुरदरे महसूस होने वाले छोटे छोटे लाल दाने हो जाते हैं। हेल्थलाइन के मुताबिक डेड स्किन सेल्स जब त्वचा के रोम छिद्रों को बंद करते हैं तो त्वचा पर दाने हो जाते हैं और ये दाने लाल भूरे दोनों रंग के हो सकते हैं, जो कि आमतौर पर हाथ के ऊपरी हिस्से, जांग, गाल और कूल्हों पर होते हैं। आपको ये बता दें कि ये स्किन कंडीशन ना ही किसी तरह की खुजली या असहजता पैदा करती है और ना ही दूसरे व्यक्ति में ये छूने से फैलती है। सर्दी और गर्भावस्था में ये समस्या गंभीर हो सकती है। इस रोग को चिकन त्वचा, चिकन स्किन या लाइफन पिलारिस या फोलिकुलर केराटिस के नाम से भी जाना जाता है। ये ऑटोसोमल आनुवंशिक रोग है जिसे त्वचा पर खुरदरेपन, हल्की ललिमा और मुहासों जैसी बाधाओं की उपस्थिति में पहचाना जा सकता है। ये अक्सर पीठ और बाहों के बाहरी हिस्सों में भी दिखाई देती है। जांघों, हाथों, पैरों और चिकनी त्वचा को छोड़कर ये शरीर के किसी भी हिस्से पर हो सकता है। तो ये आमतौर पर शुष्क त्वचा से पीड़ित रोगियों में पाया जाता है। सर्दियों के दौरान स्थिति ज़्यादा अधिक खराब हो जाती है और केराटोटिस पिलारिस 30 साल की आयु तक अपने आप ठीक भी हो जाती है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये केराटोटिस पिलारिस होता क्या है, किस तरह के इसके पूरे संक्रमण के तरीके हैं, लक्षण क्या हैं, समस्याएं कितनी इससे गंभीर भी हो सकती हैं और इसका उपचार क्या कुछ हो सकता है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर पूजा गुप्ता और डॉक्टर प्रेरणा शर्मा, डर्मेटोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट हैं और दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर प्रेरणा, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये केराटोसिस क्या बीमारी है। इसका नाम भी बड़ा अजीब है। क्या ये बीमारी है, कैसे इसका संक्रमण फैलता है, क्या कुछ इसके लक्षण दिखाई देते हैं, कितनी ये बड़ी बीमारी बन सकती है? जी, जैसे कि नाम में ही है केराटोसिस पाइलारिस, तो इसमें केराटिन नाम का जो प्रोटीन होता है, वो हमारे हेयर फॉलिकल्स में जाकर के प्लगिंग बना देता है, जिसके कारण फॉलिकल्स ब्लॉक हो जाते हैं। और उसके कारण अगर आप देखेंगे तो मरीज के साथ नॉर्मली हाथों पर या जांघों पर या हिप्स पे, जैसे आपने बताया, छोटे-छोटे फॉलिकुलर प्लगिंग्स हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, ठीक है? जो कि खुरदुरे रहते हैं, रफ रहते हैं, ठीक है? और पेशेंट उसी के साथ प्रेज़ेंट करता है। इसमें कोई और सिम्पटम नहीं होता, कोई इचिंग नहीं होती, सिर्फ रफनेस रहती है। जी, तो इससे इससे क्या कुछ नुकसान हो सकता है? क्या ये बीमारी आगे चल के दिक्कत करती है या ये बढ़ सकती है? देखिए, वैसे तो ये ज़्यादा बढ़ती नहीं है, ना ही ये छुआ-छूत से एकदम फैलती है, ठीक है? ये बढ़ ज़रूर सकती है, सिर्फ ऊपर वाले हिस्से से नीचे वाले हिस्से तक आ सकती है, ठीक है? ऐसे ही ऊपर जाँघों के तरफ से नीचे की तरफ फैल सकती है, ठीक है? इससे ज़्यादा मरीज़ को किसी और चीज़ की इसमें परेशानी नहीं हो सकती है। तो इसको इसको लेकर अगर हम बात करें तो क्या इसकी वजह हो सकती है? खासकर वजह क्या क्या हमारे खान-पान का तरीका कुछ गड़बड़ रहता है या हमारे रहने, उठने, बैठने का किस तरह की जो दिक्कतें होती हैं उनकी वजह से ये इस तरह की बीमारी उत्पन्न होती है? वैसे ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है और दूसरी चीज़ होती है ड्राइनेस ऑफ स्किन, जो होती है उससे ये ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है? तो जैसे ही त्वचा अगर ड्राई रहेगी या अगर रूखापन रहेगा, नॉर्मली लोग मॉइस्चराइज़र नहीं लगाएँगे, विंटर्स में ज़्यादा होती है, ठीक है? इन चीज़ों से ये बढ़ती है और अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो इस चीज़ के लिए हमको हमेशा एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि ये कभी हमेशा की तरह ठीक नहीं हो सकती। इसको हम हमेशा कंट्रोल में रख सकते हैं और अपनी स्किन को कभी हमें ड्राई नहीं रखना है, तो ये वापस नहीं आएगी मरीज़ में। तो क्या मैम इसमें एक ये चीज़ मान सकते हैं कि अगर सर्दियों का मौसम है, क्योंकि उसी समय त्वचा ज़्यादा आपकी सूखी रहती है,
तो क्या सर्दियों के मौसम में ही इसका प्रभाव ज्यादा रहता है, हाँ, गर्मियों में इसका प्रभाव कम रहेगा? बिल्कुल। समर्स होते ही, गर्मियाँ होते ही ये कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी में ड्राइनेस इतनी नहीं रहती है। और विंटर्स होते ही ये दिक्कत ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि फॉलिकुलर प्लगिंग जैसे मैंने बताया, वो ज़्यादा होती है। और मरीज़ मोस्टली विंटर्स के टाइम पे ही ज़्यादा प्रभावित भी होते हैं और ज़्यादा आते हैं। जी। डॉक्टर पूजा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर पूजा, इस बीमारी को लेकर अगर बात करें तो किस तरह के जी, इसके लक्षण, हालांकि अभी तमाम बातें मैडम ने भी बताई कि जो लाल या भूरे कलर के एक दाने जो शरीर पर दिखाई देते जी, हैं, जी। उस तरह की ये शुष्क जो त्वचा रहती है उनमें ये समस्या ज़्यादा आती है। अगर इसको हम देखें तो किस तरह से इसका उपचार हम कर सकते हैं, घरेलू तौर पर किस तरह से इसका उपचार किया जा सकता है? देखिए, कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखेंगे तो बहुत ईज़ी हो जाएगा। एक्चुअली ये प्रॉब्लम जो होती है वो क्योंकि यंग लोगों को होती है, तो और वो अपनी स्किन की ज़्यादा केयर नहीं करते हैं, तो इसलिए उनका इस चीज़ को लेकर परेशानी बढ़ती चली जाती है। तो पहले तो खान-पान में ध्यान देना है, तली-भुनी चीज़ें, बाहर के चाट पकौड़े, जंक फूड, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। घर का अच्छा खाना खाइए, दाल, रोटी, चावल, सब्जी। इसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बढ़ाइए। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको ज़्यादा, मतलब जिनको भी है उनको ज़्यादा लेना चाहिए। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए सबसे अच्छा सोर्स है ड्राई फ्रूट्स लेने के लिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो और अच्छी बात है। फिश ऑयल ले सकते हैं आप, ओमेगा 3 के लिए आता है वो। फिश ऑयल के कैप्सूल्स आते हैं। उसके अलावा फिश अगर आप रूटीन में, एग्स रूटीन में आप इंक्लूड कर सकते हैं। स्प्राउट्स, अंकुरित मूंग, चना, ये सब ओमेगा 3 फैटी एसिड का डायरेक्ट सोर्स है। इसके अलावा विटामिन ए बहुत अच्छा इसके लिए रहता है। हम लोग मेडिसिन भी विटामिन ए की देते हैं, तो विटामिन ए के लिए आप पपाया वगैरह, पपीता जिसको बोलते हैं, खरबूजा एक अच्छा सोर्स है। इसके अलावा आलमंड्स यानी कि बादाम और अखरोट बहुत अच्छा सोर्स है। तो ये 2-4 चीजें हैं जिनको ध्यान रखना है। इसके अलावा तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है वो है विटामिन सी, नींबू, खट्टापन। तो इसके लिए आप टमाटर अगर सलाद में इंक्लूड कर पाएं, आंवला भी बहुत अच्छा आ रहा है, और ब्लैकबेरी वगैरह अगर आता है, कीवी आती है, थोड़ी खट्टी होती है, और नींबू, संतरा, ये सब चीजें अगर हम रेगुलर डाइट में रोज 1 या 2 भी ले लेंगे तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और क्या करता है कि जो स्किन, जो रोम छिद्र जो बंद हो रहे हैं, एक्चुअली बंद क्यों होते हैं? क्योंकि स्किन, जो डेड स्किन है वो शेड ऑफ नहीं होती, तो उसको शेड करने के लिए ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी होती हैं। इसके अलावा तली भुनी चीजों से दूर रहिए, कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज, और पसीने से थोड़ा सा बचे। जी। एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, रनिंग करते हैं, तो कॉटन के कपड़े पहनकर रनिंग करेंगे। बाल में अगर तेल लगाते हैं तो बालों को खुला नहीं छोड़े, फिर तेल लगा के आप जैसे लड़कियां तेल लगाती हैं तो उसके बाद मोड़ के फोल्ड करके सर पे ही जूड़ा बना ले। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। जी मैम, एक बात और जानना जी, चाहेंगे कि अगर इस तरह की समस्या किसी को होती है और अगर छोटे जी, छोटे दाने या इस तरह के लाल निशान बनने लगते हैं और अगर उसको स्क्रैच कर लेते हैं कुछ लोग, ऐसे कि जी, जी, चूंकि बिल्कुल करते इसमें ही हैं। साफ तौर इसमें पर ये खुजली कहा है भी कि इसमें होती है। खुजली होती नहीं है, जी, लेकिन फिर भी नहीं देख के होती वो है। सोचते हैं कि इसको रब कर लें थोड़ा सा, तो क्या नहीं, नहीं, उससे नुकसान हो सकता हम्म, है? बिल्कुल हो सकता है। एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, नॉर्मली तो 80% लोगों को 30 साल की उम्र तक ही खत्म हो जाता है, ठीक है। जो 10-20% बचते हैं उनको ज्यादा लंबी दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि इसमें पिगमेंटेशन, कालापन बहुत ज्यादा होता है। अब कालापन क्यों बनता है? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पेशेंट उसको छुड़ाने की कोशिश करता है, उसको लगता है कि ये गंदगी है, जी। तो उसको छुड़ा के हटा दे। दूसरी चीज, उनकी स्किन ड्राई होती है, तो ड्राइनेस में, रूखेपन में और खुजली बढ़ती है, तो वो और हाथ लगाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि इसमें खुजली नहीं करना है। मॉइस्चराइजर आपको जरूरत पड़ती है दिन में 2 से 3 बार लगाए, नम स्किन पे मॉइस्चराइजर लगाए, जो अपने आप खुजली, इचिंग वगैरह सब बैठ जाएगी। पिगमेंटेशन एक प्रॉब्लम है, अगर हल्का फुल्का पिगमेंटेशन है तो थोड़ा सा एज के साथ भी चला जाता है, पर अगर उससे ज्यादा है तो बेटर रहता है कि स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं। आजकल बहुत सारे क्रीम्स वगैरह, ट्यूब्स वगैरह अवेलेबल है, जिसको लगाने से ही काफी कम हो जाता है। या इन क्लिनिक प्रोसीजर्स भी होते हैं जो डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं, तो उनके यहाँ से आप वो भी करवा सकते हैं। तो पिगमेंटेशन चला जाता है, कालापन जो है वो चला जाता है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी सलाह तो यही है कि अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है तो आप पहले विशेषज्ञ डॉक्टरों के पास जाएं, उनकी राय लें और इस पूरी बीमारी को सही तरीके से समझें। जी, डॉक्टर प्रेरणा, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि इस बीमारी को लेकर अगर बात करें तो क्या ये सिर्फ एक ही फॉर्म में है या इसके कई और भी रूप हो सकते हैं, कि और तरीके से भी हो सकती है, या किसी इसके कुछ और भी लक्षण ऐसे हों जो कि लोग समझ ना पाएं कि ये बीमारी वही है, इसका ये रूप दूसरा है?
ठीक है। जी, वैसे तो ये माइल्ड मॉडरेट सीवियर में ही रहेगी। ठीक है, माइल्ड में नॉर्मली पेशेंट परेशान नहीं होता है, सिर्फ़ छोटे-छोटे दाने होते हैं, ठीक है? और सिर्फ़ अपर लिम्स पे रहते हैं। कुछ-कुछ लोगों को बटक्स और लोअर लिम्स पे भी रहते हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी मॉडरेट में भी पेशेंट की थोड़े-से ज़्यादा होते हैं। एल्बो तक आ सकते हैं मैक्सिमम, ऐसे नीज़ तक आ सकते हैं बटक से लेकर के, ठीक है? सीवियर पेशेंट्स में नॉर्मली फेस पे आ जाता है, दाने ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? और उस टाइम पे इचिंग और वो बहुत माइल्ड शुरू हो जाती है। जी, मैम एक सवाल और पूछूँगा लेकिन ये सवाल थोड़ा-सा हास्यास्पद हो सकता है। चूँकि ये कहा जाता है कि अगर आपकी त्वचा शुष्क है, बिल्कुल सूखी है और इस तरह की बीमारी हो रही है, तो लोग कहते हैं कि अच्छा तला चिकना भुजा खाओ, खूब घी खाओ या ऐसी चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करो जिससे शरीर के ऊपर थोड़ी-सी ऑयलीपन आए और इस तरह की बीमारी अपने आप दूर हो जाएँ। जी, वैसे खान-पान से मतलब खाने में ऑयली फूड और इन सब से ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसमें। जैसे मैडम ने बताया ये चीज़ तो हमको बेसिकली अवॉइड करना चाहिए। अगर आप इसको ठीक हमको इसको हमें बचाना है, तो हमें स्किन में ऑयल ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ऑयल या जो डीप मॉइस्चराइज़र्स रहते हैं, हमको स्किन की नमी को ठीक करना है। इसमें हमें ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना या ज़्यादा ठंडे पानी से नहीं नहाना, गुनगुने पानी से नहाना चाहिए। और स्किन में जो मॉइस्चराइजर्स रहते हैं, यूरिया बेस्ड क्रीम्स रहती हैं, वो सब ज़्यादा लगाने हैं। जी मैम। चलिए डॉक्टर पूजा आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि अगर इस जी। बीमारी को लेकर बात करें तो ये बीमारी अ, हमारे खान-पान की वजह से ही हमें होती है या हमारे अंदर जो शरीर में विटामिन्स वगैरह इनकी कमी की वजह से होती है या फिर ये बीमारी आनुवांशिक भी है? जी देखिए, प्राइमरी तो ये आनुवांशिक ही है। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, यानी कि यूजुअली लोगों में इसकी हिस्ट्री होती है। मम्मी या पापा आप पूछेंगे तो पता लग जाएगा कि हाँ ठीक है, उनको भी होती थी। सिवियरिटी कितनी है ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। हो सकता है पहले के लोगों को कम रही हो, अभी ज़्यादा हो गई हो। दूसरा बहुत बड़ा कारण ये भी है कि मतलब क्लीन नहीं रखते। स्किन को जो एक्सफोलिएट होना चाहिए, नॉर्मल जो हमारी स्किन एक्सफोलिएट होनी चाहिए 3 टू 4 वीक्स में हो जाती है। जब वो एक्सफोलिएट नहीं होती तो स्किन पे और ज़्यादा वो दाने की तरह उभरने लगती है। तो ये 2 मेजर कारण हैं। वैसे भी इंडिया की कंडीशंस हैं, क्लाइमेट कंडीशंस हैं, उस हिसाब से ऑलमोस्ट 80 टू 90% लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। पर 30 इयर्स तक होते-होते 80% की खत्म हो जाती है, तो इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है। जी, बटक्स पे होना इंडिया में बहुत ही कॉमन है, क्योंकि हमारी सिटिंग हैबिट बहुत ज्यादा होती है। जी, जी। हम बैठते बहुत हैं। तो ये तो बाकी मतलब 30 के बाद भी बटक्स वाली प्रॉब्लम बहुत लोगों को कंटिन्यू रहती है। जी, अगर अगर हम जी। चलते-फिरते रहें या हमारा शरीर चलता रहे तो इस तरह की समस्याएँ कम हो सकती हैं, ये हम मान सकते हैं इसमें। जी अ, बिल्कुल, स्किन के लिए तो हेल्दी, जितना आप एक्सरसाइज और रनिंग वगैरह करेंगे उतनी स्किन हेल्दी रहती है। ये तो मतलब बहुत पुराना सालों का माना हुआ चीज है। अब तो हम लोग थोड़ा बैठने लग गए मोबाइल लेके, तो इसलिए ज्यादा सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई हैं। जी और ख़ास करके जी कामकाजी जो लोग हैं वो दिन भर ऑफ़िसेज़ में बिल्कुल। बैठकर ही काम करते हैं, उसके जी अलावा जी। घर पर भी जाकर फिर आराम ही करना है। हाँ हालाँकि दिन जी। भर बैठ के जाते हैं फिर भी आराम करना है। अ, अ, एक बात और जानना हाँ, चाहेंगे कि अगर जी। अस्थमा और एक्जिमा इस तरह की अगर हम्म। किसी को समस्याएँ हैं, तो क्या जी। ऐसे मरीजों में इस तरह की बीमारियाँ बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है? जी, होती है। एक्चुअली अस्थमा और एक्जिमा एक तरह का मतलब कि बॉडी की एलर्जी का फॉर्मेशन है। तो बॉडी की एलर्जी बहुत तरीके से निकलती है। स्किन में ये एक्जिमा की तरह निकलती है और केराटोसिस पाइलरिस की तरह निकलती है। द रीज़न कि क्योंकि स्किन ड्राई ज़्यादा होती है इन पेशेंट्स में, अस्थमा और एक्जिमा वाले में। जी, और केराटोसिस पाइलरिस तो वैसे भी ड्राइनेस से और बढ़ता है, रूखेपन से। तो जी, इसलिए डायरेक्ट रिलेशन है इन दोनों का। इवन स्टडीज़ में भी ये पाया गया है। जी। डॉक्टर जी। प्रेरणा एक बात और जानना चाहेंगे इसी से संबंधित ही एक जैसा कि ये लाल दाने बन रहे हैं किसी किसी के व्यक्ति के साथ समस्याएं ऐसी होती हैं कि उनका जो त्वचा है उस पर सफ़ेद रंग के धब्बे धब्बे भी बनना शुरू हो जाते हैं और जगह जगह वो धीरे धीरे बढ़ बढ़कर इतना लगता है कि ये शायद ये कुष्ठ रोग है ऐसा उनको लगने लगता है क्योंकि पूरे हाथों में या पैरों में सफ़ेद दाग भी जो धब्बे हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं तो क्या उस बीमारी को इस त्वचा की बीमारी जो है इसी से जोड़कर देख सकते हैं? जी, सफ़ेद रंग होना या सफ़ेद रंग की धब्बे होना स्किन पर, वो अलग बीमारी रहती है, वो इससे रिलेटेड नहीं रहती। केराटोसिस पाइलरिस में अगर निशान होंगे तो डार्क कलर के होंगे, ब्राउन कलर के होंगे, भूरे रंग के।
जो सफेद रंग वाली बीमारियां जैसे आप बता रहे हैं, उसमें से कुष्ठ रोग एक प्रकार की बीमारी है। इसके अलावा जो ल्यूकोडर्मा विटिलिगो कहते हैं वो होते हैं। बाकी कुछ सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस, पिचियासिस वर्सिकुलर और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं जिनसे हल्के हल्के सफेद निशान रहते हैं। उनका अलग प्रकार का ट्रीटमेंट चलता है, वो अलग प्रकार से होते हैं। उसको इससे रिलेटेड रिलेशन में तो नहीं रखेंगे। जी। अच्छा, अब हम इसी को लेकर बात करें तो इसमें अगर मॉइस्चराइज़र को लेकर बात करें तो किस तरह के मॉइस्चराइज़र हम अपने स्किन पर इस्तेमाल कर सकते हैं? और साथ ही जिस तरह से अभी कहा कि हम मालिश कर सकते हैं, तेल तेल लगा सकते हैं, तो किस तरह के तेल लगाना उचित रहेगा? क्या आमतौर पर जो सरसों के तेल की मालिश की बात कही जाती है कि सरसों के तेल से मालिश कीजिए, आपको शरीर सही रहता है, लेकिन आमतौर पर आजकल लोगों को डर लगता है कि इस तेल की मालिश करने से कहीं हम काले ना पड़ जाएँ, इसीलिए डरते हैं। तो किस तरह के मॉइस्चराइज़र वो हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है? जी, मॉइस्चराइज़र में अगर मैं बताऊँ तो बेसिकली जो क्रीम बेस्ड होते हैं वो ज़्यादा बेटर होते हैं रादर दैन लोशन फॉर्म। दूसरा इसमें यूरिया इन्वॉल्वमेंट जिस मॉइस्चराइज़र में रहता है, वो ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि उनका हाइग्रोस्कोपिक मतलब नमी को वो बरकरार रखते हैं स्किन की। नेक्स्ट चीज़ जो आप ऑयल का पूछ रहे हैं तो एनी टाइप ऑफ ऑयल बी इट या तो कोकोनट ऑयल हो, ऑलिव ऑयल हो, ये सब तरह के ऑयल्स बेटर रहते हैं स्किन के लिए। और दूसरी चीज मॉइस्चराइजेशन में एक चीज मैं आपको बता रही हूँ कि जितनी बार आप इस चीज को अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। और नहाने के तुरंत बाद आपको एक बार अपनी पूरी स्किन को मॉइस्चराइज रखना चाहिए। बाकी जी। बॉडी में 2 से 3 बार आपको ये लगाना पड़ेगा। जी, अच्छी बात है। डॉक्टर पूजा, अगर हम बात करें साबुन को लेकर, नहाते समय जी। लोग अपने-अपने पसंद के साबुनों से नहाते हैं। कोई हाँ ज़्यादा हाँ से हाँ। ज़्यादा फ्रेगनेंस साबुन इस्तेमाल करते हैं लोग। तो क्या इस वक़्त अगर इस तरह की किसी को समस्याएँ होती हैं, तो वो किस तरह के साबुन का उनको प्रयोग करना चाहिए या साबुन से बिल्कुल दूरी बनाए रखनी चाहिए? देखिए, ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है कि लोग साबुन यूज़ करना बंद कर दें क्योंकि इंडिया तो साबुन यूज़ करता ही है। बट हाँ, ये है कि साबुन लाइट वाला यूज़ करिए। अवॉइड करिए कि हरे रंग के जो ऑरेंज कलर के सोप्स आते हैं ना, जो एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल बोल-बोल के सेल करते हैं, उनको अवॉइड करें। बेसिकली इसमें केमिकल कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। इतनी केमिकल कंटेंट की हमें ज़रूरत नहीं क्योंकि इंडिया में वैसे भी लोगों की इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी है। तो बेटर रहता है कि आप माइल्ड वाले जो व्हाइट कलर के सोप्स आते हैं या जो ट्रांसपेरेंट आते हैं, वो सोप्स को यूज करिए। और अगर आप स्विच कर सकते हैं तो बॉडी वॉश हमेशा अच्छा रहता है इन कंपैरिजन टू सोप। बॉडी वॉश में केमिकल्स वगैरह की जो कंटेंट है, फ्रेग्रेंस है, ये सारी चीजें बहुत कम होती हैं। और जिनको भी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम है उनके लिए बॉडी वॉश इज बेटर, मतलब बहुत बेहतर है सोप के कंपैरिजन में। जी। और दूसरी चीज़ ये है कि नहाने के बाद रगड़ने को लेकर के भी बात की, जैसे टॉवल से लोग जैसे जी। ही वॉशरूम से बाहर निकले और फिर ज़ोर-ज़ोर से अपने को रगड़ के पोंछने लगते हैं। क्या जी। इस तरह की दिक्कतें भी इस तरह की बीमारी को आमंत्रित करती हैं? नहीं, केराटोसिस फाइलारिस में यूजुअली नहीं, बल्कि उसमें उल्टा कहा जाता है कि आप थोड़ा-सा स्किन एक्सफोलिएट करिए। जो क्रीम्स वगैरह भी दी जाती हैं, वो स्किन एक्सफोलिएट यानी कि स्किन झड़ाने के लिए दी जाती हैं, क्योंकि होता क्या है, स्किन निकलती नहीं है, जी। नॉर्मली जो निकल जानी चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में बिल्कुल आप रगड़ सकते हैं, उसको साफ कर सकते हैं। हल्का-फुल्का 3-4 डेज़ में एक बार प्यूमिक स्टोन से भी साफ किया जा सकता है। अगर लड़की है, तो वो वैक्सिंग वगैरह के लिए भी आराम से जा सकती है। उसमें जी। कोई इश्यू नहीं है। जी। और इसमें एक सवाल ये भी आ रहा था कि गर्भावस्था की जो वक्त में जो महिलाएं रहती हैं, जी। उस समय क्या इस तरह की दिक्कतें ज़्यादा होती हैं? और उस तरह पर किस तरह का उस समय पे ख्याल लोगों को रखना चाहिए जो इस तरह की समस्या ना हो? क्योंकि उस समय कुछ ज़्यादा हम ना उनको दवाएं या कुछ इस तरह का उनके साथ जी, एक्सपेरिमेंट कर सही सकते कह हैं। रहे हैं। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उस वक़्त दवाएँ वग़ैरह नहीं दी जा सकती और हम लोग यूजुअली ऐसे पेशेंट्स के लिए हम यही कहते हैं कि आप मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगा के रखिए और बाकी बॉडी वॉश यूज़ करिए। क्रीम्स वग़ैरह में हम यूरिया बेस्ड क्रीम्स, मॉइस्चराइज़र्स दे सकते हैं, पर खाने के लिए कोई टैबलेट वग़ैरह नहीं दी जाती हैं। तो और बाकी तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यही बोला जाता है कि आप फल और सलाद वग़ैरह लीजिए ताकि आपका विटामिन ए और विटामिन सी कंटेंट जो है बॉडी का वो बना रहे। बाकी जैसे ही डिलीवरी होती है, ये अपने आप ये कंडीशन काफ़ी बेटर हो जाती है। तो ये भी देखा गया है। हाँ, ये है कि 3-4 महीने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, स्किन में इचिंग वगैरह, खुजली होना कॉमन हो जाता है। तो हम लोग थोड़ी खुजली की भी मेडिसिन देते हैं, बट अदरवाइज़ ठीक रहता है पेशेंट, मतलब थोड़ा-सा ख्याल रखते हैं तो उनका काफ़ी अच्छा निकल जाता है वो टाइम। जी। और मुझे उम्मीद है कि ये जो जानकारी अभी दर्शक देख रहे हैं, कितनी महत्वपूर्ण ये जानकारियाँ हैं जो आपको
घर बैठे ये जानकारियां मिल रही हैं और इस तरह की जो बीमारियां हैं जिनको ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पर दोनों विशेषज्ञ हमारे दे रहे हैं। डॉक्टर प्रेरणा, अब एक बात आपसे और जानना चाहेंगे कि खान पान को लेकर किस तरह का वास्तविकता में ध्यान रखना होगा, कैसी चीज़ें जो आम लोग भी उसको इस्तेमाल कर सकें, किस तरह का खान पान हमें रखना चाहिए कि शरीर की और खास करके स्किन से संबंधित इस तरह की बीमारियां लोगों को ना हो पाए। जी जी, बेसिकली हमको एक हेल्दी बैलेंस डाइट खानी चाहिए जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस सब कुछ अच्छी मात्रा में इन्वॉल्व रहना चाहिए। दूसरी चीज, विटामिन्स का जितना भी अच्छा सेवन करेंगे, विटामिन ए, विटामिन सी, ठीक है, इन सब का आपकी स्किन के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो फिश ऑयल्स विल बी द हेल्दीएस्ट आपकी स्किन के लिए। दूसरा, पानी का मात्रा फुल अपनी बॉडी में बहुत अच्छी रहनी चाहिए, इसलिए आपको अपने आप को हाइड्रेटेड बहुत अच्छे रखना चाहिए। यानी कि पानी का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर पानी की हमारे शरीर में मात्रा पूरी रहेगी तो स्वाभाविक है कि स्किन जो है वो इतनी सूखी नहीं हो पाएगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, और लगभग ज़्यादातर बीमारियों में शरीर के अंदर लगभग जितनी बीमारियां हैं उनमें पानी का बड़ा विशेष महत्व बताया गया है कि आप पानी जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा पी सकते हैं उतना आप अगर पिएंगे तो आपके लिए काफ़ी ये फायदेमंद रह सकता है। डॉक्टर पूजा, आप दर्शकों को क्या कुछ और अपनी राय देना चाहेंगी कि कैसे बचाया जा सके, किस तरह का खान पान करें और किस तरह की सावधानियां रखें? देखिए प्रॉब्लम तो यूथ को ही हो रही है इस वक्त ये, तो मैं तो यही कहूंगी आपसे कि एक्सरसाइज करिए, थोड़ा सा वॉक, जॉगिंग जो भी आप कर सकते हैं। बाकी सब सोप वगैरह अवॉइड करिए, बॉडी वॉश पे शिफ्ट हो जाइए, मॉइस्चराइजर खूब अच्छा सारा लगाइए, और स्किन पे जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है तेल नहीं लगाइए। तेल के बजाय, क्योंकि यूजुअली केराटोसिस पाइलरिस जिनमें होता है उसमें एक्ने भी होता है, तो तेल के बजाय मॉइस्चराइजर इज ए बेटर ऑप्शन। खाने में भी थोड़ा तेल कम ही रखें, जी। जितना कम आप रखेंगे उतनी कम प्रॉब्लम होगी। और बाकी अगर ये सीवियर होता है या आपको कालापन या दाग रह गया है तो खुद से एक्सपेरिमेंट करने से बेटर है कि आप हमेशा किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए, वो देखकर आपकी सही तरीके से सहायता करेंगे। और डॉक्टर पे विश्वास रखिए, आजकल यूट्यूब और इन सब पे बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि स्किन में एक्सपेरिमेंट मत करिए। आपकी स्किन खराब हो गई तो उसको सही करना बहुत मुश्किल होता है, तो बेटर है कि किसी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए, वो खुद ही आपको सबसे अच्छी सलाह दे देंगे। बिल्कुल। और एक बात यहाँ पे नारियल के तेल को लेकर भी कहा था कि अगर इस तरह की समस्या है तो आप नारियल के तेल से हल्की हल्की मसाज कर सकते हैं। क्या ये उपाय सही है? नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि आप जब नारियल का तेल से मसाज करते हैं, वैसे तो नॉर्मली स्किन में कोई दिक्कत नहीं होती, पर जहाँ केराटोसिस पाइलरिस होता है वहाँ पे एक मेलिसेसिया पर्पर करके एक फंगस भी होता है, जो कि वहाँ कमेंसल यानी कि नॉर्मली हमारी स्किन पे रहता ही है। तो उसकी वजह से होता क्या है कि वो उसको खाने की तरह काम करता है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से छोटे छोटे वहीं पे पस वाले दाने निकलने लग जाते हैं पेशेंट्स को। तो ये बिल्कुल ऑयलिंग नहीं करनी है किसी भी फॉर्म में। ये इसका एक जो इन्फेक्शन होता है उसको कहते हैं फंगल एक्ने, वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल इंडियन यूथ में, स्पेशली 20-25 एज वालों के लिए। तो वो नहीं करना है, ऑयलिंग को तो अवॉइड ही करिएगा, वो बेटर है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, डॉक्टर प्रेरणा, डॉक्टर पूजा। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों को दी और आपने अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इतना समय दिया यहाँ पर। तो फिलहाल दोस्तों, इस तरह की जो बीमारियां हैं, खास करके त्वचीय जो बीमारी हैं, उनको लेकर के आज हमने बात की, और मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होंगी कि किस तरह से खान पान रखना है, किस तरह से अपने जीवन को व्यवहारिक बनाना है, और ख़ास तौर पर पानी का इस्तेमाल हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर के लिए करना है, जिससे कि इस तरह की जो बीमारियां हैं उनसे बचा जा सके। हालांकि जो सूखी त्वचा है, अगर उनको इस तरह की कोई समस्या आ रही हैं तो सबसे बड़ी राय यही है कि पहले किसी विशेषज्ञ के पास आप जाइए, डॉक्टर्स को दिखाइए, और वो जो सलाह देते हैं, वो जो दवाई देते हैं या जो ट्रीटमेंट देते हैं उसको आप लीजिए, तो आपका जीवन पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।